गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है हमें कहाँ से मिलती है, इस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, ठीक है, और इसको क्या हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, हम किस तरीके से ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बताइए। हमारी डेली लाइफ के भी एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलना चाहें तो क्या होगा, दूसरे रूप में भी हमें ऊर्जा ही मिलेगी। ठीक है, जिस तरीके से ऊर्जा हमें कौन देता है, जैसे हमें सूर्य है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, हम उस ऊर्जा को स्टोर करके रख लेते हैं और आने वाले वक्त में हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है ऊर्जा के विभिन्न परिवर्तन। उसके बाद ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तथा सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? खाना बनाने के लिए, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए और उद्योग एवं कृषि कार्य के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब खाना बनाने के लिए हम कैसे ऊर्जा का यूज़ करेंगे, किस तरीके से? जो हमारा गैस सिलेंडर होता है ना, उसमें गैस होती है, तो उसको हम स्टोर करके रखते हैं और फिर हम बाद में उस गैस सिलेंडर से खाना बनाते हैं। ऐसी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हमारे बल्ब वगैरह होते हैं, ये सब है ना, करंट होता है, लाइट होती है, ये भी स्टोर की भी होती है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद आता है यातायात के लिए। अब आप कितने भी वो देखे होंगे आपने, ये ट्रेन्स होती हैं, हवाई जहाज़ होते हैं या पानी वाले जहाज़ होते हैं, ये सब ऊर्जा से तो चलते हैं। उसके बाद मशीनों को चलाने के लिए बड़े बड़े कारखानों में आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी, जैसे पानी बनाने की मशीन, बिजली बनाने की मशीन, ये सब किससे चल रही हैं? सब ऊर्जा से काम कर रही हैं। उद्योगों एवं कृषि कार्य में, उद्योग और कृषि कार्य में भी जो हम खेतीबाड़ी करते हैं उसमें मशीनों का यूज़ करते हैं, उनमें भी सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं सब, है ना। इन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आता है ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। देखिए, क्या क्या लक्षण होने चाहिए। नंबर 1, एक प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। नंबर 2, सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध हो। नंबर 3, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। नंबर 4, प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो। नंबर 5, पर्यावरण को प्रदूषित न करें। ये ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण होते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं ईंधन। ईंधन, ठीक है, अब ये ईंधन क्या है? तो वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है उसे हम ईंधन कहते हैं। आपने देखा होगा, जब भी हम कोई प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसमें हीट भी निकलती है ना, तो वो वर्क किससे करता है? ईंधन से। जो हमारी रेलगाड़ियाँ हैं, एलपीजी हो गई, ये सब किससे वर्क करती है? ईंधन से वर्क करती है। अब एक अच्छे ईंधन के गुण कौन कौन से होने चाहिए? देखिए, अच्छे ईंधन के गुण होने चाहिए उच्च कैलोरीफिक माप। नंबर 2, अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न न करे। और नंबर 3, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छे ईंधन के गुण होते हैं। और नंबर 4, सस्ता एवं आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, आसानी से जल सके, भंडारण व परिवहन आसान हो। ठीक है, यानी उनका रख रखाव भी आसान हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, देखिए, ऊर्जा के 2 तरीके के स्रोत होते हैं। नंबर 1 होता है पारंपरिक स्रोत और नंबर 2 है गैर पारंपरिक स्रोत। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? पारंपरिक स्रोत होते हैं। नंबर 2 आता है तापीय विद्युत संयंत्र। नंबर 3 जल विद्युत संयंत्र। नंबर 4 जैव मात्रा यानी बायोगैस। और नंबर लास्ट 5 पवन ऊर्जा। ये सब कैसे स्रोत है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, अब देखिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते कौन से हैं, मतलब कहते क्यों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं? तो ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं मतलब वो
ऐसा होता है कि जब हम ईंधन बनाते हैं ना, जीवाश्म जो होता है ये करोड़ों साल पुराने मिट्टी में दबे हुए हड्डियाँ हो गई और मतलब कूड़ा करकट हो गया, गोबर हो गया, इन सब का मिक्सचर होता है जिससे क्या बनता है, जीवाश्म बनता है। ठीक, तो इसलिए कहा गया है कि जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए गए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा जीवाश्म ईंधन, बायोमास, ये हमारा क्या है, पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, इसके बाद हम गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, पहले आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन क्यों बोला गया है इसके, क्योंकि ये जीवाश्म से प्राप्त होता है, और जीवाश्म से हमें क्या प्राप्त होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम, ये हमें जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीनीकरणीय स्रोत। भारत में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। अगर हम इतना भी खर्च करें, लेकिन ये इतने वर्ष तक बने रहेंगे। उसके बाद आता है जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न हानियाँ, यानी प्रदूषण कौन कौन सी हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। ठीक है, और नंबर 2 है उत्पन्न CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। तो ये प्रदूषण थे जीवाश्म ईंधन के। नेक्स्ट आता है जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय। हम किस तरीके से जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो पहला है दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि कर, और नंबर 2 है विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। ठीक है, तो ये थे जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। देखिए, जो ये नेक्स्ट वाला दिया हुआ है आपका, इसमें दे रखा है दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन पर रोक लगानी चाहिए, यानी जो गैस वायुमंडल में हानिकारक गैस मिल जाती है उन पर हमें रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।